हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे 9वीं विज्ञान विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी और इसमें भी हम करेंगे आज अध्याय 6 ऊतक की तैयारी जो कि 7 नंबर का है। और आज का वीडियो देखने के बाद आप यदि इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लोगे तो आपके 7 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। और इन 7 नंबरों में भी एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी हम सबसे पहले करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, ऊतक को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर होगा कोशिकाओं का समूह जो रचना, कार्य व उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह जो रचना, कार्य व उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है। इसके बाद है हृदयक पेशी के 3 लक्षण। हृदयक पेशी मतलब हृदय की जो पेशियां होती है उसके 3 लक्षण हमें लिखना है। तो इसका उत्तर है हृदयक पेशी के लक्षण में सबसे पहला है, हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, तो हृदय जो है अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। इसके बाद दूसरा है दूसरा है पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। हृदय की जो पेशी है वह पूरे जीवन भर लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। और इसके बाद तीसरा है कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक व शाखायुक्त होते हैं। कोशिकाएं जो बेलनाकार होती है उसमें केंद्रक भी होता है और ये शाखायुक्त होती है। यह 3 हम जो विशेषताएं लिखेंगे हृदय पेशी की। पहली है हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, यह पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है और कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक व शाखायुक्त होते हैं। इसके बाद जो अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अध्याय का, और वह है न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र वाले प्रश्न आते ही हैं और इस अध्याय से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो उसमें एक चित्र वाला प्रश्न अवश्य ही आ सकता है यहाँ से। तो न्यूरॉन का चित्र आपको यहाँ से बना लेना है। आपकी बुक में भी बहुत ही अच्छा चित्र दे रखा, उसमें से भी आप बना सकते हो और बहुत आसान चित्र है यह। और यहाँ पर आपको नामांकित चित्र बनाना अवश्य है, नामांकित करोगे तो ही आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बता देंगे कि ये केंद्रक है, ये कोशिकाएं है, यहाँ पर ये पूरा जो कोशिकाएं है। इसके बाद ये तंत्रिकाक्ष है और ये जो रेशे जैसे बने हुए डेंड्रोइट है। तो इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना और नामांकित भी करना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बोला है बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की क्या भूमिका है। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की भूमिका बतानी है, तो इसका उत्तर है बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो परस्पर मिलकर ऊतकों के रूप में विशेष कार्यों को संपन्न कराती है। मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में पेशी ऊतकों के द्वारा चलन व गति होती है। तंत्रिका ऊतक संवेगों मतलब संदेशों का वहन करता है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन ऊतकों द्वारा होता है। पौधों में तथा जंतुओं में दृढ़ता ऊतकों के कारण ही होती है। जंतुओं में कंकाल का निर्माण ऊतकों के माध्यम से ही होता है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की भूमिका। तो बहुकोशिकीय जीवों में पेड़ पौधे भी आते हैं और जो मनुष्य और बाकी जीव भी आते हैं। तो इसका उत्तर है बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो परस्पर मिलकर ऊतकों के रूप में विशेष कार्यों को संपन्न कराती है। मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में पेशी ऊतकों के द्वारा चलन व गति होती है। तंत्रिका ऊतक संदेशों का वहन करता है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन ऊतकों द्वारा होता है। पौधों में तथा जंतुओं में दृढ़ता ऊतकों के कारण ही होती है। जंतुओं में कंकाल का निर्माण ऊतकों के माध्यम से ही होता है। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है पेशियों से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है। रेखित तथा अरेखित पेशी को समझाइए। ठीक है, पेशियों से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताने हैं और रेखित और अरेखित पेशी को हमें समझाना है। तो इसका उत्तर होगा पेशियां शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, पेशियां शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है जो संकुचन व शिथिलन द्वारा क्रिया करती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ठीक है,
पेशियाँ 3 प्रकार की, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। इसमें से हृदय पेशी की जो विशेषताएं हमने ऊपर देख ली थी, अब यहाँ पर हम रेखित और अरेखित पेशी को समझ लेंगे। तो रेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। कंकाल से जुड़ी होने के कारण इसे कंकाली पेशी भी कहते हैं। उदाहरण है हाथ व पैर की पेशियां। ठीक है, रेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता, मतलब हम अपनी इच्छा से उसका संकुचन और शिथिलन कर सकते हैं, जैसे हाथ व पैर की पेशियां। इसके बाद है अरेखित पेशी। अरेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इन्हें चिकनी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण शरीर के आंतरिक अंगों की पेशियां। तो रेखित और अरेखित पेशी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि रेखित पेशियों का संकुचन और शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि अरेखित पेशियों का संकुचन और शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। बात अगला प्रश्न है, एरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए। ठीक है, एरियोलर ऊतक के कार्य, तो इसका उत्तर होगा एरियोलर ऊतक के कार्य में पहला है 2 अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। एरियोलर ऊतक जो है 2 अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। और दूसरा है आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। तीसरा है ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पैरेन्काइमा व कोलेन्काइमा में क्या अंतर है। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में अंतर, तो पहला अंतर है इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि कोलेन्काइमा इसकी कोशिका भित्ति पतली व कोनों पर मोटी होती है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि कोलेन्काइमा में कोशिका भित्ति पतली होती है और कोनों पर मोटी होती है। दूसरा अंतर है भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा में भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोलेन्काइमा में भित्ति सेलुलोज व पैक्टिक पदार्थ की बनी होती है। तो ये 2 अंतर हमें याद करने हैं केवल। इसके बाद है स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य। तो इसका उत्तर होगा गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। स्टोमेटा जो है गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। ठीक है, 2 कार्य है स्टोमेटा के, गैसों के आदान प्रदान में सहायक है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। 2 कार्य हम बताएंगे। इसके बाद है पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका पहली है संक्रमण से रक्षा करना। एपिडर्मिस जो है यह संक्रमण से रक्षा करता है। दूसरा शरीर से जल की हानि को रोकता है। संक्रमण से रक्षा और शरीर से जल की हानि को रोकता है। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह जाइलम व फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है। तो पहला अंतर है जाइलम में हम लिखेंगे जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। जाइलम जो है जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक होते हैं और ये पौधों में पाए जाते हैं। जाइलम जो होता है जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इसके बाद दूसरा है इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, क्योंकि जल जो है वह पौधों की जड़ों से पौधों में ऊपर तक जाता है, तो इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है। जबकि फ्लोएम में इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है, क्योंकि भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। पौधों का भोजन उनकी पत्तियों में बनता है, इसलिए इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। इसमें एक और जो मुख्य अंतर है यह निर्जीव ऊतक है। जाइलम जो है निर्जीव ऊतक है, जबकि फ्लोएम सजीव ऊतक है। तो हमें कोई से भी 2 अंतर हम याद कर सकते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है वह पौधों में वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ है। तो इसका उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन के लाभ, पहला जल के संवहन में भूमिका निभाता है। दूसरा वातावरण में नमी बनी रहती है। और तीसरा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायक है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके लाभ है कि इससे जल के संवहन में यह भूमिका निभाता है। वातावरण में नमी बनी रहती है, यदि पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो इससे वातावरण में नमी बनी रहती है। और तीसरा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर। सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर।
तो इसमें पहला अंतर है, यह एक तरह की कोशिकाओं का बना होता है। सरल ऊतक जो है यह एक ही तरह की कोशिकाओं का बना होता है, जबकि जटिल ऊतक में हम लिखेंगे यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसके बाद दूसरा है, ये एक समान कार्य करते हैं। सरल ऊतक एक समान कार्य करते हैं, जबकि जटिल ऊतक ये एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। तीसरा अंतर है, यह पौधों को सहारा प्रदान करते व भोजन का भंडारण करते हैं, जबकि जटिल ऊतक में हम लिखेंगे संवहन का कार्य करते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेंगे सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर। सरल ऊतक यह एक ही तरह की कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक जो है यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा अंतर है, यह एक समान कार्य करते हैं, जबकि जटिल ऊतक ये एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। तीसरा है, यह पौधों को सहारा प्रदान करते हैं और भोजन का भंडारण करते हैं, जबकि जटिल में हम लिखेंगे ये संवहन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऊतक वाले अध्याय के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इसके एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे।